नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पृथ्वीराज रासो के श्रृंगार रस पर चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 सीसी 4 का अंश है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पक्षों पर इससे पूर्व के संवादों में चर्चा हो चुकी है। इसके ठीक पहले के संवाद में हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त वीर रस पर चर्चा की थी। आज इस अद्भुत महाकाव्य के श्रृंगार रस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चंद्रवरदाई अपने समय के अद्भुत कवि थे। जैसी निपुणता उन्हें वीर रस के चित्रण में सिद्ध थी, श्रृंगार के चित्रण में भी उन्होंने उतनी ही कुशलता दिखाई है। बल्कि कई बार जब वीर रस का चित्रण पृथ्वीराज रासो में होता है तो उसकी पृष्ठभूमि श्रृंगार की होती है। वीर रस की बात करते हुए हम लोगों ने उनके दो युद्धों की चर्चा की थी। जब पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध होता है और फिर पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों को हम देखेंगे तो इनके पीछे कहीं ना कहीं श्रृंगार की भावना पृष्ठभूमि में है। यानी जहां वीर रस का परिपाक हुआ है वहां भी पृष्ठभूमि श्रृंगार की है। और यह श्रृंगार केवल पृष्ठभूमि ही नहीं निर्मित करता, परंतु श्रृंगार का अपना एक विराट परिप्रेक्ष्य दिखता है इस कृति में। ऐसे भी तत्कालीन मनोवृत्ति को अगर देखें तो राजाओं की मनोवृत्ति एक तरफ वीरता के आकाश का स्पर्श करती थी, तो दूसरी तरफ श्रृंगार में भी उनकी मनोवृत्ति उतनी ही रमती थी। तो पृथ्वीराज रासो में जो जयचंद से युद्ध दिखाया गया उसके पीछे भी संयोगिता का प्रेम है पृथ्वीराज के प्रति। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम प्रणय के माध्यम से परिणय में परिणत होता है। और फिर शहाबुद्दीन गोरी के साथ जो युद्ध होता है कहीं ना कहीं उसमें भी संयोगिता के प्रति जो पृथ्वीराज चौहान की अनुरक्ति थी वह भी एक कारक के रूप में मौजूद है। बल्कि कहीं कहीं तो ऐसा भी लगता है कि जैसे वीर रस और श्रृंगार रस दोनों एक साथ उभर रहे हों उस कृति में। एक अद्भुत उदाहरण इसका दिखता है पृथ्वीराज रासो में, जब पृथ्वीराज चौहान का अपमान करते हैं जयचंद और राजसूय यज्ञ करना निश्चित करते हैं। पृथ्वीराज की एक मूर्ति द्वारपाल के रूप में अपने दरबार में रख देते हैं। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज को यह भी पता चलता है कि संयोगिता के मन में पृथ्वीराज के प्रति अनुराग है और उसने तय किया है कि या तो पृथ्वीराज से विवाह होगा, अन्यथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। इन दोनों कारणों से पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करना निश्चित करते हैं। अपने 100 सामंतों को लेकर वह जाते हैं। तो एक तरफ युद्ध हो रहा है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से मिल रहे हैं। उनके सामंत
लड़ाई कर रहे हैं और वह गंधर्व विवाह कर रहे हैं। और फिर वहीं विवाहोपरांत संयोगिता को वहीं छोड़कर युद्ध में शामिल होते हैं। लेकिन जब सामंत उन्हें समझाते हैं तो पृथ्वीराज संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली कूच कर जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रसंग में लिखा है कि तलवारें खनखनाती रहीं, घोड़े दौड़ते रहे, भयंकर युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के राजभक्त सामंत कई दिनों तक लड़ते रहे और राजा अपनी प्रिया के साथ भागते रहे। कह सकते हैं कि पृथ्वीराज पर यह आरोप भी लगाया जा सकता है कि युद्ध भूमि को छोड़कर वह प्रेमिका के साथ या कहें अपनी पत्नी के साथ दिल्ली भाग रहे हैं। लेकिन अगर गौर से देखें यहां तो अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम है, अपनी प्रेमिका के प्रति जो निष्ठा है, उस इन सब के पीछे जो उनका अगाध प्रेम है, उस प्रेम का दर्शन यहां किया जा सकता है कि एक आदर्श प्रेमी के रूप में वह हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वीराज रासो में श्रृंगार एक व्यापक पृष्ठभूमि निर्मित करता है और शास्त्रीय ढंग से इसका चित्रण किया है चंद्रवरदाई ने। जब श्रृंगार रस के परिपाक के लिए शास्त्रों में जो चीजें बताई गई हैं, स्वेद, कंप, स्वरभंग, ये सब जो अस्थाई भाव हैं, इन सब को जगह जगह वह दिखाते हैं। और केवल शास्त्रीयता ही नहीं बल्कि मनोभावों की दृष्टि से भी यह श्रृंगार बहुत सुंदर ढंग से चित्रित हुआ है। और विशेषकर जब विवाह हो जाता है संयोगिता से और उसी समय वह फिर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ते हैं, तो उस समय जो संयोगिता की तड़प है उसको भी दिखाया गया है। पृथ्वीराज लगातार उसके हाथों को पकड़कर उसे लगातार देखते हैं, वह झरोखे पर चढ़कर प्रिय को बार बार देखती है और जैसे चातकी पावस ऋतु का समय